नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हॉल वॉरियर्स में। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र के अंतर्गत पूछे जाने वाले विशेष विशेषण टॉपिक की। साथियों, ये ऐसा टॉपिक है जो आपके प्री एग्जाम के साथ साथ आपके मेंस एग्जाम में भी खासी भूमिका निभाता है। प्री एग्जाम में इससे 10 क्वेश्चन पूछा जाता है 10 नंबर का, और मेंस एग्जाम में इससे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 दूनी 10 नंबर का। सिलेबस की चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, इसलिए सीधे मैं इस टॉपिक पे आता हूं। सबसे पहले हम विशेष्य देखेंगे कि विशेष्य की परिभाषा क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे विशेषण की। विशेष्य सामान्य तौर पे हम ये जानते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है। एक उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ प्री 2014 में इसे सीधे तौर पे पूछा गया है कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, ये आपके 2014 में पूछा गया है। अब विशेषण किसे कहते हैं, इसकी बात हम करते हैं। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा विशेषण से पूछा जाता है, विशेष से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। विशेष से सामान्य तौर पे एक क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लिया गया कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि एक दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन विशेष्य है। तीन विशेषण दे देगा, तीन विशेषण दे देगा, एक विशेष्य दे देगा। वो आपसे पूछ लेगा, एक सेंटेंस दे देगा, उसमें आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन विशेष्य है। एक सेंटेंस दे देगा, उसमें विशेष्य और विशेषण बताना रहेगा कि कितने विशेषण कितने विशेष्य। तो इसकी चर्चा हम आगे धीरे धीरे कर लेंगे। अब बात करते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या है। सामान्य तौर पे किसी के बारे में, सामान्य तौर पे किसी के बारे में, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो या क्रिया हो, इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। सामान्य तौर पे किसी के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या है। देखिए, किसी की विशेषता बताने के लिए, ध्यान रखिएगा, किसी की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किसी की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, विशेषण होता है। ठीक है। या जिस शब्द से, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये हम सामान्य परिभाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है। विशेषण एक्चुअल में क्या होते हैं, ऐसे पद होते हैं, ऐसे पद होते हैं जो किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, विचार, स्थान, रंग, रूप, संख्या, अवस्था, इन सभी के विषय में एकांगी और सीमित दृष्टिपात करते हुए, ध्यान रखिए, एकांगी और सीमित दृष्टिपात करते हुए उसके विशिष्टता के बोधक होते हैं। ध्यान रखिएगा कि विशेषण ऐसे पद होते हैं जो किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, विचार, स्थान, रंग, रूप, संख्या, अवस्था इत्यादि के विषय में एकांगी और सीमित दृष्टिपात करते हुए उसके विशिष्टता के बोधक होते हैं। अर्थात जो किसी की विशेषता बताए, जो किसी की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण पद कहते हैं। यहाँ जो आप एकांगी और सीमित दृष्टिपात देख रहे हैं, ये कैसे एकांगी होता है और कैसे सीमित होता है, इसे भी हम बता रहे हैं। किसी के बारे में जब हम वर्णन कुछ कर रहे होते, किसी के गुणों का वर्णन कर रहे होते हैं, जैसे हम ये कहें कि सीता सीता जी के बारे में अगर कुछ कहा जाए, सीता
पतिव्रता नारी थी। तो सीता पतिव्रता नारी थी। जब हम यहाँ पतिव्रता की बात करते हैं, तो यहाँ हम सीता जी के बारे में केवल इनके पतिव्रत धर्म की बात कर रहे हैं। तो एक तरीके अब सीता जी में केवल पतिव्रत धर्म वाला गुण तो था नहीं केवल, उनमें तमाम गुण थे। सीता जी में तमाम गुण थे। लेकिन यहाँ जब हम पतिव्रता की बात कर रहे हैं, तो केवल एक पक्ष की बात कर रहे हैं। यानी हमारा जो दृष्टिकोण है ये एकांगी है। और ये क्या कर रहा है, सीता जी को सीमित कर दे रहा है। उनके और गुणों पे ये एक तरीके से पर्दा डाल दे रहा है। हम केवल पतिव्रता की ही बात कर रहे हैं और गुणों की बात एक समय में नहीं कर पा रहे हैं। इसी को कहा गया है एकांगी और सीमित दृष्टिपात। ठीक है। अब इन्हीं दोनों एकांगी और सीमित दृष्टिपात के आधार पे ही एक क्वेश्चन पूछा गया परिभाषा बना के कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। ध्यान रखिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, सीमित होती है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये कब पूछा है? यूपी आरओ एआरओ मेंस 2014 में। आप देखेंगे अभी प्री 2014 में पूछा गया था। वो क्या पूछा गया था? प्री 2014 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। और यहाँ सीधे ये पूछ दिया कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब ध्यान रखिए, विशेषण करता क्या है? विशेषण किसी वस्तु के एक आयाम की व्याख्या करता है। विशेषण किसी वस्तु के एक आयाम की व्याख्या करता है, उसे परिमित करता है और एक समय में कुछ गुणों का निषेध करता है। जैसे हमने सीता जी के बारे में कहा कि सीता जी पतिव्रता नारी थी, तो हमने सिर्फ एक गुण की चर्चा की। और इस हिसाब से देखा जाए तो एक समय में कुछ गुणों का निषेध हो रहा है। ठीक है। तो इन तीनों ये जो हमने बताया है कि एक आयाम की व्याख्या करता है, उसे परिमित करता है और एक समय में कुछ गुणों का निषेध करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आ, सामान्य तौर पे देखा जाए, सामान्य तौर पे हम बात करेंगे कि विशेषण के गुण धर्म क्या होते हैं, यानी इसके कौन कौन से आयाम होते हैं। ठीक है, विशेषण के कौन कौन से गुण धर्म होते हैं, यानी इसके कौन कौन से आयाम होते हैं। तो फिलॉसफी जिन लोगों ने पढ़ा है, रूप, रंग, गंध, स्पर्श, शब्द, देशकाल, ये सामान्य तौर पे हम इनकी चर्चा करते हैं। यानी कि विशेषण में हम किसी के रूप के बारे में चर्चा करेंगे, किसी के रंग की चर्चा कर सकते हैं, गंध की चर्चा कर सकते हैं, स्पर्श, शब्द, देशकाल, ये सारे इसके क्या होते हैं? गुण धर्म होते हैं, ये इसके आयाम होते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम और क्लेरिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम पा जाएंगे काल। सबसे पहले बात करते हैं काल की। जैसे प्रातः काल है, गोधूली है, मध्य रात्रि है, पिछला सोमवार, ये किसका वर्णन कर रहा है? ये एक तरीके से काल का वर्णन कर रहा है। जैसे हम बात करें पिछला सोमवार, अगले सप्ताह, तो यहाँ जो अगला है या अगले, ये क्या है? ये काल का वर्णन कर रहा है। ठीक है। इसी तरीके से अगर स्थान की बात करें कि स्थान, जैसे हम कहें कि बनारसी साड़ी, तो यहाँ जो बनारसी लिखा है, इस साड़ी की विशेषता बता रहा है। यानी कहाँ की साड़ी है, कैसी साड़ी है? बनारसी साड़ी है। ये जो बनारसी यहाँ दिखा रहा है, ये स्थान के बारे में कि बनारस में बना हुआ है। ठीक है। बनारस के आधार पे बनारसी है। इलाहाबादी अमरूद, ठीक है। जयपुरिया रजाई, तो ये स्थान के बारे में, यानी कि एक स्थान के बारे में बता रहा है। इसी तरीके से अगर देखा जाए आकार या आकृति की बात करें, आकार, आकृति, आकार सूक्ष्म हो सकता है, स्थूल हो सकता है, लघु हो सकता है, दीर्घ हो सकता है, कृष्णकाय हो सकता है, नुकीला हो सकता है, धारदार हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है। ठीक है। तो ये एक आयाम हो जाता है। रंग की अगर हम बात करें, तो रंग में सांवली सूरत, जैसे हम कहें सांवली सूरत, काला हिरन, पीला वस्त्र,
तो ये सांवला, काला और पीला ये क्या डिनोट कर रहे हैं? ये क्या मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं? रंग को। ठीक है। दशा या अवस्था की बात करें, दशा और अवस्था की बात करें, जैसे किसी की दशा अच्छी हो सकती है, खराब हो सकती है, निम्न हो सकती है, उत्तम हो सकती है, दयनीय हो सकती है। अवस्था की बात करें तो जैसे जीर्ण शीर्ण अवस्था, जैसे सुदामा जी गए थे द्वारिकाधीश के पास, तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में गए थे। लचीलापन भी होता है, जैसे लचीला, किसी के बारे में कहें कि वो आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। बीमार, बीमार क्या है? एक दशा का वर्णन कर रहा है। स्वस्थ क्या है? ये भी एक दशा का वर्णन कर रहा है। ठोस, द्रवित, ये सब क्या है? ठोस, द्रवित, गैस, ये दशा और अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये विशेषण का एक आयाम है। अगर हम गुण की बात करें, जैसे गुण है, हम कहें मीठा अमरूद, मीठा अमरूद, मीठा अमरूद बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो ये मीठा क्या बता रहा है? अमरूद की विशेषता बता रहा है, लेकिन मीठा है क्या? गुण है, अमरूद का गुण है। सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री में सुंदर क्या है? गुण है। होनहार विद्यार्थी, होनहार विद्यार्थी में जो होनहार है, ये विद्यार्थी के गुण को बता रहा है। ठीक है। मधुर कंठ, मधुर कंठ, ये कंठ की विशेषता बता रहा है कि कंठ कैसा है? मधुर है। ठीक है, तो गुण है ये। इसी तरीके से जैसे सार्वनामिक विशेषण होता है, जैसे मेरा, तुम्हारा, हमारा, इसका, उसका, सबका, यह, वह। जैसे मैंने देखा, तूने देखा, इसने देखा, उसने देखा, सबने देखा, क्या देखा? क्या देखा? एक दुश्मन जो दोस्तों से भी प्यारा है। ये जितने बोले जा रहे हैं, ये क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरीके से पहला, दूसरा, दोगुना, चौगुना, अद्धा, पौने, सवा, ये सब क्या है? ये विशेषण के गुण हैं, विशेषण के एक आयाम हैं। इसी तरीके से ढेर सारा, बहुतायत, ठीक है, ये सारे सारे क्या हैं? ये विशेषण के गुणधर्म हैं या आयाम हैं। ये सामान्य तौर पे हम इसकी चर्चा की है। अब इसको कैटेगराइज करके हम पढ़ेंगे तो ये और स्पष्ट होगा। ठीक है। देखिए विशेषण का अर्थ क्या है? अगर हम विशेषण को संधि विच्छेद तरीके से इसका हम विच्छेद करें, विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषता। विशेषण का अर्थ है विशेषता। और विशेषता जो है, ये दो शब्दों से मिलके बना है, विशेष, धन, ता। जब विशेष में ता प्रत्यय लगाया जाता है, प्रत्यय के बारे में आप यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम जब देते हैं तो प्रत्यय पूछा जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के लास्ट में लगता है, क्रिया के लास्ट में लगता है। तो विशेष में ता प्रत्यय लगाने से विशेषता बनता है। और विशेष क्या है? ये संस्कृत भाषा का पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। विशेषण, विशेष पद जो होते हैं ये हमेशा संज्ञा का बोध कराते हैं। ठीक है। विशेष पद जो होते हैं हमेशा क्या कराते हैं? संज्ञा का बोध कराते हैं। जहां पर इन दोनों का युग्म स्थापित होता है, विशेष और विशेषण का, उसे क्या कहते हैं? विशेषण विशेष पद। अब ये जैसे जैसे आपके सामने आता जाएगा वैसे वैसे ये और क्लियर होता जाएगा। अब देखिए, युग्मन, हमने बताया है कि युग्मन जब दोनों एक साथ आते हैं, विशेष और विशेषण एक साथ आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विशेष विशेषण पद। युग्मन का मतलब होता है एक साथ। युग्मन की अवस्था के आधार पर दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए, अगर विशेष और विशेषण दोनों एक साथ हैं तो ये हो सकता है कि सबसे पहले विशेषण आए, उसके बाद विशेष्य आए। या एक अवस्था ये हो सकती है कि विशेष से पहले आ जाए, विशेषण दूसरे पाए, उसके बाद आए। पहली कंडीशन क्या होती है इसकी बात करते हैं। जब विशेषण पद पहले आए, जब विशेषण पद पहले आए और विशेष उसके पश्चात, अर्थात पहले का पद विशेषण हो और बाद का पद विशेष्य, जैसे विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य। जैसे हमने कहा मीठा
अमरूद, मीठा अमरूद। अब मीठा क्या है? विशेषण है। अमरूद क्या है? विशेष्य है। विशेष्य के बारे में मीठा बता रहा है, अमरूद की विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ विशेषण पहले आया है और अमरूद यानी कि विशेष्य बाद में आया है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष्य। इसे कहते हैं उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष्य। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो हम कहेंगे रसीला आम। आम की विशेषता क्या बता रहा है? रसीला। आम कैसा है? रसीला है। यहाँ विशेषण पहले आया है, विशेष्य बाद में आया है। सुंदर महिला, सुंदर विशेषण है, महिला विशेष्य है। ईमानदार अधिकारी, ईमानदार विशेषण है, अधिकारी विशेष्य है। भक्त वत्सल भगवान, भक्त वत्सल क्या है? भक्त वत्सल आपका विशेषण है, भगवान विशेष्य है। अबोध बालक, अबोध बालक में अबोध क्या है? विशेषण है, बालक विशेष्य है। कोमल हृदय, ये कोमल हृदय कैसा है? कोमल है, ठीक है, ये विशेष्य है, विशेषण है। क्रूर कंस, ठंडा पानी। सुगंधित कस्तूरी, सुगंधित कस्तूरी। अब देखिए, कस्तूरी ऐसी चीज है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कस्तूरी प्रयोग के हिसाब से, प्रयोग के दृष्टिकोण से कस्तूरी क्या है? विशेष्य है कि विशेषण है? तो आप बताएंगे दोनों है। अब देखिए कैसे हो रहा है, इसे देखिए। यहाँ पे सुगंधित कस्तूरी सेंटेंस जो हम बोले सुगंधित कस्तूरी, यहाँ पे ये जो कस्तूरी है ये विशेष्य हो गया, कस्तूरी ये विशेष्य हो गया। और कस्तूरी की विशेषता बता रहा है सुगंधित, कि कस्तूरी कैसा है? सुगंधित है। इस हिसाब से सुगंधित जो है आपका विशेषण हो गया, ठीक है। और यहीं पे आ गया है कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग। यहाँ पे मृग आपका विशेष्य है, मृग आपका विशेष्य है। और मृग की विशेषता कौन बता रहा है? कस्तूरी, कि मृग कैसा है? कस्तूरी मृग है। तो यहाँ पे कस्तूरी क्या हो गया? विशेषण हो गया। यहाँ पे कस्तूरी विशेषण हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रयोग के हिसाब से ये विशेष्य हो गया, यहाँ प्रयोग के हिसाब से ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। अवैध शिकार, समुद्री सांप, समुद्री सांप में समुद्री क्या है? विशेषण है, सांप विशेष्य है। सरकारी अस्पताल, सरकारी क्या है? विशेषण है, अस्पताल विशेष्य है। संयमित व्यवहार, संयमित व्यवहार, संयमित क्या है? विशेष्य है, विशेषण है। व्यवहार क्या है? विशेष्य है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष्य। विशेषण पहले है, विशेष्य बाद में है। ये आसान होता है, एकदम आसान होता है, इसे पता करना बेहद आसान होता है। और क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? इससे, जब पूर्व पद विशेष्य हो तथा उत्तर पद विशेषण हो। जब पूर्व पद विशेष्य हो और बाद का पद विशेषण हो, अर्थात पहले विशेष्य आए उसके पश्चात विशेषण आए, ऐसी स्थिति में इसे विधेय विशेषण कहते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आपके यही पूछता है कि विधेय विशेषण क्या होता है, ठीक है। तो विधेय विशेषण में क्या होता है? विशेष से पहले आता है, विशेषण बाद में आता है। अब इसी को इन्होंने यूपी आरओ एआरओ मेंस 2016 के एग्जाम में पूछ लिया है सीधे तौर पे, कि जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये आपके 2016 में पूछा है। अब जैसे आम रसीला था, आम क्या है? विशेष्य है, रसीला क्या है? विशेषण है। यहाँ विशेषण विशेष से पहले आया, विशेषण बाद में आया, ये क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। महिला सुंदर है, महिला पहले यानी विशेष से पहले आया है, विशेषण बाद में आया है, क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। अधिकारी ईमानदार है,
अधिकारी विशेष्य है, ईमानदार विशेषण है, तो क्या हो गया? विधेय विशेषण। पानी ठंडा है इत्यादि। ध्यान रखिए। महत्वपूर्ण नोट, जब कोई विशेषण पद जब कोई विशेषण पद किसी क्रिया की विशेषता बतलाता है, जैसे धीरे धीरे लिखना, जोर जोर से पढ़ना, हल्की हल्की हवा चलना, मंद मंद मुस्काना इत्यादि, तब इसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। हवा चल रही है, लेकिन कैसी चल रही है? हल्की हल्की। ठीक है। बच्चा पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है? जोर जोर से पढ़ रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो बोल बोल के पढ़ा रहा हूं। ठीक है। धीरे धीरे लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूं तो धीरे धीरे लिख रहा हूं। तो ये क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण हो गया। अब एक क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसे देखिए। प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण, ध्यान रखिए, जब कोई विशेषण पद किसी अन्य विशेषण पद की विशेषता के बारे में बताए तो उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जब कोई विशेषण पद किसी अन्य विशेषण पद की विशेषता के बारे में बात करे तो उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जैसे हमने यहां लिखा है ईमानदार अधिकारी या ईमानदार इंस्पेक्टर, लिख दें ईमानदार इंस्पेक्टर, और उससे पहले बहुत लगा दें, बहुत ईमानदार इंस्पेक्टर। तो अब देखिए, इंस्पेक्टर क्या है? यहाँ विशेष्य है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इंस्पेक्टर ईमानदार है, यानी कि ईमानदार इंस्पेक्टर। और ईमानदार की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो पहले चीज तो ये देख लीजिए, ईमानदार इंस्पेक्टर। ठीक है। और ईमानदार की विशेषता क्या बता रहा है? बहुत। तो यहाँ बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। इंस्पेक्टर की विशेषता कौन बता रहा है? क्या बता रहा है? ईमानदार। ईमानदार इंस्पेक्टर, यानी इंस्पेक्टर ईमानदार है, और कितना है? बहुत है। एक विशेषण ईमानदार हो गया जो कि इंस्पेक्टर की विशेषता बता रहा है, और एक प्रविशेषण हो गया बहुत, जो कि ईमानदार की विशेषता बता रहा है कि ईमानदार तो है लेकिन बहुत ईमानदार है। तो वही हम कह रहे हैं कि यहाँ ईमानदार विशेषण है, जबकि बहुत ईमानदार की भी विशेषता बता रहा है। अतः यह क्या होगा? प्रविशेषण होगा। इस लिहाज से देखा जाए तो संख्या की दृष्टि से इस वाक्य में दो विशेषण हैं, एक बहुत है और दूसरा ईमानदार है। साथियों, ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में गणना करते समय हम प्रविशेषण को भी विशेषण के रूप में काउंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब भी प्रविशेषण आएगा तो उसे आप विशेषण के रूप में काउंट जरूर करिएगा। और हम सभी से सामान्य तौर पे ये गलती हो जाती है कि हम प्रविशेषण को भूलवश कहिए, चाहे अज्ञानवश कहिए, चाहे हड़बड़ी में कहिए, हम इसे विशेषण के रूप में काउंट नहीं करते और हमारा एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है? गलत हो जाता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे खूब इस तरीके का पूछा जाता है कि जैसे एक यूपी आरओ एआरओ मीन्स 2010 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में कितने विशेष और कितने विशेषण हैं? समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, इस वाक्य में विशेषण और विशेष काउंट करके आपको बताना है कितने विशेष कितने विशेषण। ठीक है। अब देखिए, समुद्री सांप, सांप में ये सांप क्या हो गया? विशेष्य हो गया। सांप कैसा है? समुद्री है, यानी समुद्री क्या हो गया? विशेषण हो गया। घातक, घातक परंतु बहुत कीमती जहर। अब यहां सबसे पहले हम बात करते हैं जहर की। जहर, जहर क्या है? विशेष्य है। जहर क्या है? विशेष्य है। अब इसी के बारे में बात कर रहा है कि घातक जहर पाया जाता है, घातक जहर पाया जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। परंतु यहां जोड़ा है बहुत कीमती, ये एक माइनस पॉइंट बता रहा है कि घातक होता है, विशेषता बता रहा है माइनस पॉइंट, ये अवगुण बता रहा है, लेकिन यहाँ एक गुण भी बता रहा है। क्या? कीमती होता है, कीमती होता है। एक विशेषण ये हो गया।
कैसा केवल कीमती नहीं, बहुत कीमती, यानी इस कीमती की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। ये प्रविशेषण हो गया। तो एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें कितने विशेष्य कितने विशेषण। तो अगर विशेष्य की चर्चा करें तो एक, दो, दो विशेष्य हो गए। विशेषण की बात करें तो एक, दो, तीन, तीन विशेषण और एक प्रविशेषण। तो प्रविशेषण को भी हम क्या करेंगे? विशेषण काउंट करेंगे। तो ये चार हो गया। तो टोटल चार विशेषण हो गए और दो विशेष्य हो गए। तो इसी को अगर ऐसे पूछ ले इस सेंटेंस में प्रविशेषण क्या है, तो आप क्या कहेंगे? बहुत। ठीक है, ऐसा एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है। अब देखिए, विशेषण के भेद, ये क्वेश्चन भी आपसे खूब पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद हैं। तो ध्यान रखिएगा, विशेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को उनकी प्रकृति के आधार पर, उनके नेचर के आधार पर सामान्य तौर पर तीन भागों में बांटा जाता है। पहला, सार्वनामिक विशेषण। पहला क्या है? सार्वनामिक विशेषण। जहां पर सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द विशेषता सूचक स्थिति में आता है। ध्यान रखिएगा, विशेषता सूचक स्थिति में। जहां पर सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला जो शब्द होता है ये विशेषता सूचक स्थिति में आए, तो वहां उसे सर्वनाम न कहकर हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है। अच्छा, आप बताइए सर्वनाम क्या होता है? साथियों, सर्वनाम ऐसे पद होते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। अब सार्वनामिक विशेषण का अगर एग्जाम्पल देखें तो हम क्या कहेंगे? यह सड़क, जैसे सड़क को कहें यह सड़क, वो गाड़ी, मेरा कार्यालय, मेरा देश, मेरा मान, मेरा देश मेरा मान, हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं यह, वो, मेरा, मेरा देश मेरा मान में मेरा, हमारे प्रधानमंत्री, ये सब क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण के एग्जाम्पल है। जी। अब सार्वनामिक विशेषण को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है, पहला है मौलिक सार्वनामिक। क्या है? मौलिक सार्वनामिक। जहां पर कोई सर्वनाम अपने मूल रूप में आया हो, वहां इसे क्या कहेंगे? मौलिक सार्वनामिक। जैसे मैं, मुझ, तुझ, तुझ, तुम, ये, वो इत्यादि। मैं, मुझ, तुम, तुझ, ये, वो इत्यादि, ये क्या है? मौलिक सार्वनामिक। दूसरा है यौगिक सार्वनामिक। दूसरा क्या है? यौगिक सार्वनामिक। जहां पर मूल सर्वनाम प्रत्ययों के साथ संयुक्त होकर जुड़कर अपने विस्तार को प्राप्त करते हैं, ऐसी स्थिति में वहां प्रत्यय के साथ जुड़ने के कारण उन्हें यौगिक सार्वनामिक कहा जाता है। जैसे मैं से क्या बन जाएगा? मेरा हो जाएगा। तुम से क्या हो जाएगा? तुम्हारा हो जाएगा। हम से क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये यौगिक सार्वनामिक है। दूसरा साथियों होता है गुणवाचक विशेषण। क्या आता है? गुणवाचक विशेषण आता है। ठीक है। जब विशेषण पद किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, स्थान इत्यादि के भौतिक गुणधर्म को बताएं। जब विशेषण पद किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, स्थान इत्यादि के भौतिक गुणधर्म को बताएं, तो उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। और ये गुण कई आधारों पे हो सकते हैं। जैसे रंग है, रंग लाल, पीला, हरा, गोरा, काला, सांवला, ये क्या है? रंग। ये किसी के गुण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो रूप की बात करें अगर, सुंदर है, कुरूप, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, सूक्ष्म, स्थूल, ये क्या है? रूप के बारे में बता रहे हैं। ये भी क्या है? गुण। ये सारे गुण की कैटेगरी हैं। गंध की बात करें अगर, तो गंध सुगंध भी हो सकता है, दुर्गंध भी हो सकता है। स्पर्श की बात करें तो हल्का है, तेज है। शब्द की बात करें तो शब्द मृदु भी हो सकता है, कठोर हो सकता है, तीक्ष्ण हो सकता है। आकार या आकृति की बात करें
त्रिभुज है, चतुर्भुजाकार है, वृत्ताकार है, सर्पिलाकार है। जैसे हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी, ये क्या है? सर्पिलाकार है। शंखाकार हो सकता है, तो ये क्या है? आकार है। ठीक है, ये गुण को डिफाइन कर रहे हैं। देश काल, जैसे अतीत है, वर्तमान है, भविष्य है, ये क्या है? देश काल है। दशा जैसे उत्तम है, मध्यम है, निम्न है। चकाचक लोग कहते हैं अरे सब चकाचक है, तो चकाचक भी क्या है? ये दशा को बता रहा है। दिशा, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब, पश्चिम, ईशान कोण, आग्नेय कोण, ये सारे क्या हैं? ये गुणवाचक विशेषण के एक आयाम है। ठीक है, इन आधारों पे गुण डिफाइन किए जाते हैं। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, जहां पर विशेषण पद से किसी संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जहां विशेषण पद से किसी संख्या का बोध हो उसे क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। जैसे 10, 20, पहला, दूसरा, अद्धा, दोगुना, तिगुना, तीनों, चारों, पांचों, हर एक, प्रत्येक, कुछ, कई, अनेक, ये सारे क्या है? ये संख्या को डिफाइन कर रहे हैं, संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। अब जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन से कि संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं? संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो ध्यान रखिएगा, संख्यावाचक विशेषण को 5 प्रकारों में डिफाइन किया जाता है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला पहला है आपका गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण, जहां पर गणना किए जाने वाले अंक अस्पष्ट विशेषण रूप में प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? गणनावाचक विशेषण कहा जाता है। फिर से देखिए, जहां पर जहां पर गणना किए जाने वाले अंक अस्पष्ट विशेषण रूप में प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? गणनावाचक विशेषण कहा जाता है। अब इसके भी कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला है पूर्णांकवाची और दूसरा है अपूर्णांकवाची। पूर्णांकवाची किसे कहते हैं? जब संख्याएं पूर्णांक रूप में व्यक्त हों, जब संख्याएं पूर्णांक रूप में व्यक्त हों, जैसे है 10, 20, 100, 50, 1000 इत्यादि, तो इसे क्या कहते हैं? पूर्णांकवाची कहते हैं। अपूर्णांकवाची, जहां पर दो पूर्णांक संख्याओं के बीच की कोई स्थिति दशमलव के मान के रूप में प्राप्त हो। ध्यान रखिए, जहां पर दो पूर्णांक संख्याओं के बीच की कोई स्थिति दशमलव के मान के रूप में प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? अपूर्णांकवाची विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे 2.5 है, 2.75 है, 3.14 है, 1/2, 22/7, ये क्या है? अपूर्णांकवाची। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं, अपूर्णांकवाची। अब एक इसमें दूसरा क्रमवाची विशेषण। क्रमवाची विशेषण क्या है ये? क्रम सदैव सदिश और ऋजु रेखा यानी सीधी रेखा में आरोही और अवरोही दृष्टि से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ये लाइन है, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा है ना? जैसे लाइन है, एक लाइन ये है, ये मान लीजिए 0 है। ठीक है, 1, ये +1, +2, +3, -1, -2, ये -3। अगर हम इसकी स्थिति की बारे में बात करें, क्रमवाची के, तो ये बेस लाइन मानेंगे, ये आपका बेस लाइन है और इसे हम आधार मानेंगे, 0 को आधार मानेंगे। तो अगर इसके बारे में बोलेंगे तो ये कहेंगे पिछला। एक पीछे है तो पिछला कहेंगे, एक आगे है तो अगला कहेंगे। ये पीछे से दूसरा है, ये आगे से दूसरा है। ये पीछे से तीसरा है, ये आगे से तीसरा है। तो ध्यान रखिएगा, जो क्रम होता है ये हमेशा सदिश होता है, किसी एक दिशा में होता है और सीधी रेखा में आरोही और अवरोही दृष्टि से प्राप्त किया जा सकता है। घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में किसी भी संख्या की क्रमागत स्थिति हमेशा उसके पूर्व पद के सापेक्षिक होती है। ठीक है,
इसीलिए पूर्व पद के घटने बढ़ने की दशा में संख्याओं की क्रमागत स्थिति में भी आप फ्लक्चुएशन देखेंगे, चेंजेस देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला, दूसरा, 10वां, 100वां, अगला, पिछला, ये सारे क्या है, ये क्रमवाची विशेषण को प्रदर्शित कर रहे हैं, बता रहे हैं। ग क्या है, आवृत्तिवाची विशेषण। आवृत्तिवाची, जैसे हम कहेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। आवृत्तिवाची मान सदैव गुणक अथवा गुना के रूप में प्राप्त होता है। जहां पर कोई अंक अपने गुणक और आवृत्ति को प्राप्त करने के कारण स्वयं की पुनरावृत्ति करता हो, वहां उसे क्या कहेंगे, आवृत्तिवाची विशेषण कहेंगे। जैसे हम कहें अद्धा है, 2 गुना है, 3 गुना है, 10 गुना है। जैसे 1 अद्धे आधा, 2 अद्धे 1, 3 अद्धे 1.5, 4 अद्धे 2, 5 अद्धे 2.5। ये सब क्या है, आवृत्तिवाची विशेषण है। जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं, ये क्या है, आवृत्तिवाची विशेषण है। ठीक है, अगला है समुदायवाची विशेषण। समुदायवाची विशेषण, जहां किसी संख्या पद का मान समेकित भाव अथवा समूह की स्थिति का बोध कराता हो। जहां किसी संख्या पद का मान समेकित भाव अथवा समूह की अवस्थिति का बोध कराता हो, उसे क्या कहते हैं, समुदायवाची विशेषण। जैसे त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, इन्हें त्रिदेव कहा जाता है। ठीक है, तो इनका एक अलग समुदाय है। चारों भाई, चारों भाई जब भी बोला जाता है तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ठीक है, ये समुदायवाची विशेषण का है। पांचों पांडव, दसों दिशाएं, ये सब क्या है, ये एक समुदायवाची विशेषण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये समुदायवाची विशेषण है। इसी तरीके से प्रत्येकवाची विशेषण क्या है, प्रत्येकवाची विशेषण, जहां पर विशेष्य पद, ध्यान रखिए, जहां पर विशेष्य पद के एकल होने का भाव विशेषण द्वारा प्राप्त होता है। जहां पर विशेष्य पद के एकल होने का भाव विशेषण द्वारा प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्येकवाची विशेषण। जैसे राष्ट्र के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो तिरंगे का सम्मान करे। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का पालन करे। तो ये हर एक क्या हो गया, प्रत्येकवाची विशेषण। प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक खिलाड़ी को डोप टेस्ट पास करना होगा। एक एक अपराधी, जैसे योगी जी बार बार कह रहे हैं कि हम एक एक अपराधी को दंडित करेंगे। ठीक है, अब देखिए, उपर्युक्त दशा में प्रयुक्त विशेषण संख्याओं के एक निश्चित मान को प्रकट करते हैं। इसलिए इन सभी कोटियों को निश्चित संख्यावाची विशेषण पद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हर एक नागरिक, ये भी पूछा है कि हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो मौलिक कर्तव्यों का पालन करे। इसमें हर एक जो है, ये कैसा विशेषण है, ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित नहीं होगा, निश्चित। ठीक है, दूसरा नोट क्या है कि जब संख्या सूचक विशेषण पद प्रयुक्त तो होता हो, जब संख्या सूचक विशेषण पद प्रयुक्त तो होता हो लेकिन संख्यात्मक मान की स्थिति अस्पष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में उसे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण पद कहा जाता है। जैसे हम कहें कि कुछ परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई, कुछ परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। तो कुछ क्या है, कुछ एक हो सकता है, दो हो सकता है, 4, 10, 15, 20, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, अनिश्चित है। कई डॉक्टर हड़ताल पे थे, कई डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पकड़े गए। तो ये कई क्या है, अनिश्चित है। अधिकांश राजनेता, अधिकांश राजनेता भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए। तो यहाँ अधिकांश क्या है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण पद है। ढेर सारा प्यार, माता पिता को ढेर सारा प्यार। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग इनकम टैक्स नहीं जमा कर पाए, या बहुत सारे लोगों का भी देखिए, बहुत सारे लोगों का ओटीआर फिल न हो पाने के कारण
ओटीआर दर्ज न हो पाने के कारण समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी का जो डेट है फाइनल सबमिशन का, ये बढ़ा दिया गया है। तो ये बहुत सारे लोग क्या है, ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण पद को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट और आया है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये है परिमाणवाची विशेषण। क्या है? परिमाणवाची विशेषण। जहां पर विशेषण पद का संख्यात्मक मान, जहां पर विशेषण पद का संख्यात्मक मान किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराता हो, परिमाण यानी मात्रा का बोध कराता हो, उसे क्या कहेंगे? परिमाणवाची विशेषण कहेंगे। जैसे रत्ती भर, छटाक भर, पाव भर, मन भर, बल भर। जैसे कई बार ऐसा होता है, अरे भाई गुरु बल भर खाए, कई बच्चे हैं, अरे यार चाप के खाए, बल भर खाए, खींच के खाए। तो ये सब क्या, सब कैसे शब्द हैं? परिमाणवाची शब्द हैं। जैसे कोई कहे चाप भोजन, चाप भोजन, ठीक है, तो यहाँ चाप क्या हो गया? ये परिमाणवाची विशेषण है। खींच के, दाब के खाए, जैसे कुछ लोग कहते हैं दाब के खाए गुरु, दाब के खाए। तो ये जो दाब है, ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाची विशेषण। अब ध्यान रखिए, कुछ महत्वपूर्ण नोट हमने देखिए। जहां पे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण पद किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना इत्यादि के संख्यात्मक मान को व्यक्त करता है, वहीं परिमाणवाची विशेषण पद वस्तुओं के मात्रात्मक मान का बोध कराता है। ध्यान रखिएगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण पद जो होता है, ये किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना इत्यादि के संख्यात्मक मान को दर्शाता है। ठीक है, और परिमाणवाची विशेषण पद वस्तुओं के मात्रात्मक मान को दर्शाता है। कुछ विद्वान परिमाणवाची विशेषण को संख्यावाची विशेषण का ही एक भाग मानते हैं। ठीक है, जबकि ज्यादातर विद्वान, अधिकांश विद्वान मात्रा सूचक होने के आधार पर इसकी एक अलग कोटि मानते हैं। यानी वो मानते हैं कि संख्यावाची विशेषण अलग है और परिमाणवाची विशेषण अलग है। अब जैसे हम कहें कि सोमालिया में अत्यंत भुखमरी व्याप्त है, सोमालिया में अत्यंत भुखमरी व्याप्त है, तो ये अत्यंत जो है, ये क्या दर्शा रहा है? अत्यंत परिमाणवाची विशेषण है। अत्यंत क्या है? परिमाणवाची विशेषण। अब देखिए साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आप पाएंगे कि ज्यादातर किताबों में इसके हल को दिया तो गया है, लेकिन वो स्टार लगा दिया गया है। यूपी आरओ एआरओ मेंस 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दनामोल, दनामोल में किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन: परिमाण बोधक, अपूर्णांक बोधक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। तो सबसे पहले मैं इसका उत्तर बता देता हूं, उसके बाद इसकी विस्तृत व्याख्या करता हूं। साथियों, दनामोल, दनामोल को दानामोल भी कहते हैं। दनामोल या दानामोल। दनामोल का अर्थ, दनामोल यानी दाना प्लस मोल, यानी जिसे दाना देकर के मोल लिया गया हो, जिसे दाना या अनाज देकर के मोल लिया गया हो, उसे क्या कहेंगे? दाना मोल। ठीक है, जिसे दाना या अनाज देकर मोल लिया गया हो, उसे क्या कहेंगे? दाना मोल। अब किसी को अनाज अगर दिया जाएगा, दाना दिया जाएगा, तो काउंट करके तो दिया नहीं जाएगा कि एक दाना, दो दाना, तीन दाना, चार दाना। ऐसे तो है नहीं। अनाज का दाना अगर किसी को दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम सेही से देंगे, किलो से देंगे, मुट्ठी भर देंगे, अजूरी भर देंगे, बोरिया भर देंगे, देंगे तो वो हम काउंट तो करेंगे नहीं, एक दाना, दो दाना, तीन दाना, हजार दाना, एक लाख दाना, ऐसे तो करेंगे नहीं। तो ये अपूर्णांक बोधक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, ये तीनों नहीं होता है। ये क्या होगा? परिमाण बोधक। अब देखिए इसके हम, इसकी चर्चा इसलिए आवश्यक है
क्योंकि ये ज्यादातर पत्रिकाओं में, ज्यादातर विशेषज्ञों द्वारा इसका उत्तर गलत दिया जा रहा है या फिर इसको डिलीट माना जा रहा है। ध्यान दीजिए। साथियों, मार्केट में प्रचलित तमाम पत्रिकाओं द्वारा इसका प्रामाणिक हल जारी करने के क्रम में इसका उत्तर स्टार देते हुए ये टिप्पणी की गई है कि शब्दकोश में इस प्रकार का कोई भी शब्द उल्लिखित नहीं है। कुछ किताबों में साफ तौर पे लिखा गया है कि शब्दकोश में इस प्रकार का कोई भी शब्द उल्लिखित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, आपने कितनी किताबों को पढ़ा है। पहली बात तो ये बात आती है कि आप कितनी किताबों को पढ़े हैं कि आपको ये शब्द नहीं मिला। दूसरी बात कि उत्तर ये आपको पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा के किसी भी प्रश्न पत्र का मुख्य परीक्षा के किसी भी कोई प्रश्न पत्र का आंसर की जारी नहीं किया जाता है, उत्तर कुंजी जारी नहीं की जाती है। आप चाहे आप आर ओ ए आर ओ मेन्स का देख लें, आर ओ ए आर ओ मेन्स के जीएस या जनरल हिंदी, किसी को देखेंगे इसका आंसर की जारी नहीं किया जाता है। एसीएफ का देख लीजिए, एसीएफ आरएफओ का जो मेंस होता है, इसका भी आंसर की जारी नहीं किया जाता है। अब आप सोच लीजिए कि जो आयोग 150 क्वेश्चन में से सीधे तौर पे 12 से 14 क्वेश्चन या तो इसका आंसर चेंज कर देता है या आंसर बदल देता है या फिर इसे डिलीट कर देता है। सीधे सीधे 10% का इनका रेशियो रहता है। 8 से 10% का क्वेश्चन प्रभावित करते हैं, या तो उसे डिलीट करते हैं या तो उसका आंसर चेंज करते हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये मेंस में नहीं करते होंगे, चाहे वो एसीएफ आरएफओ का मेंस हो या फिर आरओ एआरओ का जीएस या जनरल हिंदी का पेपर हो। तो आप ये बताइए, जब यूपी कमीशन उत्तर कुंजी जारी ही नहीं करता है तो किसी को भी ये पता नहीं चल पाएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। पहली बात। अब ऐसे में आयोग या तो इसे डिलीट कर दे या दो दो विकल्पों को सही मान ले, या वो कह दे कि हम इसके परिमाण बोधक को सही मान रहे हैं या अनिश्चित संख्यावाचक को सही मान ले रहे हैं। तो आप ये क्लियर नहीं बता सकते कि इसका सही उत्तर क्या रहा होगा। ठीक है। अब देखिए, तो किताबों में छापने से पहले इसको क्लेरिफाई करना होगा। जो भी पत्रिकाएं मार्केट में है या जो विशेषज्ञ कोचिंग पढ़ाते हैं या यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, उनको इसे क्लेरिफाई करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जब शब्दकोश में इस प्रकार का कोई शब्द है ही नहीं, उल्लिखित ही नहीं है, तो जो आयोग के विषय विशेषज्ञ रहे होंगे या पेपर सेटर रहे होंगे, तो उन्होंने ये प्रश्न कहाँ से बनाया होगा। ये सपना तो आया नहीं होगा, कोई ना कोई तर्क लगा करके ये बनाए होंगे। तो इसका उत्तर हम कैसे जाने, इसके लिए हमें हमें ग्रामीण परिवेश के अतीत में जाना होगा। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, दादा नानी नाना दादा दादी के गांव में रहे हैं, घर पे रहे हैं, बचपन वहां उनका बीता है, वो इस बात को आसानी से समझ जाएंगे। साथियों, हमारे गांव में जो पहले गांव हुआ करते थे, पहले गांव में बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता था कि उन्हें बच्चे पैदा तो होते थे, लेकिन पैदा होने के कुछ ही दिन बाद वो मर जाते थे, बचते नहीं थे। एक एक महिलाओं के पांच पांच बच्चे हो जाते थे, लेकिन लास्ट तक ये होता था बच्चा पैदा हुआ लेकिन मर गया, कोई जीवित नहीं बचता था। तो टोटका था ऐसा टोटका होता था या मान्यता मान ली जाती थी, कुछ टोटका किया जाता था कि ऐसी महिलाओं को जैसे ही बच्चे पैदा होते थे, उन बच्चों को बिना माँ का दूध पिलाए ही माँ से अलग कर दिया जाता था। माँ से अलग कर दिया जाता था। अब उस बच्चे को घूर पर सुला दिया जाता है। जो लोग गांव में हैं, घूर का मतलब होता है गोबर का ढेर। पहले गांव में क्या होता था, ज्यादातर लोगों के यहाँ गाय भैंस हुआ करती थी, तो जो गाय का गोबर वगैरह होता था, वो एक गड्ढे में गड्ढा खोद करके वहां पाटा जाता था। ठीक है। और वो घूर के रूप में इकट्ठा हो जाता था। ठीक है। ये गोबर ओबर होता था, घूर के रूप में इकट्ठा हो जाता था। तो बच्चे को क्या करते थे लोग, या करके यहाँ सुला देते थे, बच्चे को इसी पे रख देते थे। ठीक है, बच्चे को इसी पे सुला देते थे।
कुछ देर रखने के बाद, थोड़ी देर उसकी निगरानी करने के बाद, गांव की ही किसी महिला के द्वारा उस बच्चे को उठाकर जन्म देने वाली माँ की गोद में डाल दिया जाता था। और ये बताया जाता था कि ये बच्चा घूर पर मिला है। ये बच्चा कहाँ मिला है? घूर पर मिला है। और इस आधार पर उस बच्चे का नाम घुरहु रख दिया जाता था। ठीक है? ताकि उसकी सारी जो बला है वो टल जाए और वो बच्चा जीवित रह सके। और ऐसा करने से बच्चे आमतौर पे गांव में जीवित रहते थे, इसीलिए ये मान्यता प्रचलित थी। इसी तरीके से इसी तरीके से घर का जो कूड़ा होता था, धूल होता था, मिट्टी होता, जैसे झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद जो गर्दा होता था, उसे गांव में कतवार कहते हैं। उसे क्या कहते थे? गांव में कतवार कहते थे। तो ये जो कतवार होता था, ये जहाँ पे फेंका जाता था, आमतौर पे घर के अगल बगल में गढ़ी उड़ही फेंका जाता था, वहां पर भी नवजात शिशु को कुछ समय के लिए फेंक करके उठा लिया जाता था और फिर उसे जन्म देने वाली माँ की गोद में डाल दिया जाता था। और इस आधार पर चूंकि उसे कतवार से उठा करके लाया जाता था, तो उस बच्चे का नाम पड़ जाता था कतवारू। आपने पढ़ा होगा घुरहु कतवारू, समझे हो क्या? या इसी बच्चे का नाम पड़ जाता था फेंकू। क्यों? क्योंकि उसे फेंका गया था, तो कतवारू और फेंकू नाम पड़ जाता था। अब देखिए, इसी तरीके से गांव की तमाम अन्य महिलाओं द्वारा, ठीक है, जब बच्चे पैदा होते थे तो नवजात शिशु को मां से अलग करके उन्हें अपने घर ले आया जाता था। कई ऐसे बच्चे थे, कई ऐसे माँ बाप होते थे जो गोबर में या कतवार में फेंकने से मना कर देते थे कि भैया हम नहीं फेंका। उनके बच्चों को क्या किया जाता था? गांव की किसी महिला के द्वारा वो अपने घर लाया जाता था। इसके बाद नवजात शिशु के पिता द्वारा अपने शिशु के बदले उस महिला को शिशु के लगभग वजन के बराबर, ध्यान रखिएगा, लगभग वजन के बराबर शिशु के लगभग वजन के बराबर अनाज दिया जाता था। क्या दिया जाता था? अनाज। अनाज है, कोदो है। अच्छा, कोदो के बारे में जान लीजिए। कोदो जो होता था उस समय का सबसे निकृष्ट अनाज माना जाता था। निकृष्ट अनाज, ये गरीबों का अनाज कहा जाता था। कहा जाता था कि वो इतना गरीब है कि उसके यहाँ कोदो भी नहीं है। और कोदो जो होता था जड़हन के खेत में होता था, जहां पे अक्सर करके ताल उल होता था। 12 महीने में 8 महीना 7 महीना पानी भरा होता था, ये वहां होता था। और इसको सारस लोग खाते थे, सारस ओरस खाते रहते थे। गांव में एक कहावत प्रचलित थी, सरहस मामा तोर बाप मोर कोदो खैले तेना हम देखी। ऐसे लोग कहते थे। तो ये क्या होता था? शिशु के लगभग वजन के बराबर कोदो देकर अपने नवजात शिशु को वापस अपने घर लाया जाता था। और ये बताया जाता था कि शिशु को कोदो देकर के खरीदा गया है। और इस आधार पर उस बच्चे का जो नामकरण होता था, नाम पड़ जाता था कोदई। आप देखे होंगे, अगर गांव में होंगे तो कई लोगों का नाम कोदई भी होगा। ठीक इसी प्रकार से कुछ नवजात शिशुओं के पिता द्वारा, ऐसे पिता जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती थी, जिनके यहाँ गेहूं चावल चना मटर हुआ करता था, अरहर वगैरह हुआ करता था, ये अपने शिशु के लगभग वजन के बराबर अनाज का दाना देकर अपने बच्चे को खरीद लाते थे। ठीक है? इस आधार पर बच्चे का नाम, क्योंकि अनाज का दाना देकर के वो बच्चे को मोल लिए हैं, इस आधार पर बच्चे का नाम दाना मोल रख दिया जाता था। दाना मोल या दाना मोल, अर्थात ऐसा बच्चा ऐसा बच्चा जिसे दाना देकर मोल लिया गया हो या खरीदा गया हो। अब ये बताइए, अगर बच्चे के वजन के बराबर किसी को दाना दिया जाएगा, अनाज दिया जाएगा, तो वो काउंट करके दिया जाएगा या ऐसे अंदाज से दे दिया जाएगा? मतलब दिया जाएगा वजन के बराबर, तौल के दिया जाए चाहे जैसे दिया जाए। तो साथियों, किसी भी बच्चे के वजन के बराबर दाना गिन कर तो नहीं दिया जाएगा। अर्थात दाना मूल में न तो संख्यावाचक विशेषण होगा, न ही अपूर्णांक बोधक विशेषण। दाना मूल एक लगभग क्या कर रहा है? परिमाणवाची विशेषण को डिफाइन कर रहा है। इससे क्या परिलक्षित होता है कि ये परिमाण वजन वजन को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाची विशेषण
हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपना बनाए रखिए। ये जरूरी नहीं कि ये प्रश्न पूछा गया है और किताबों में इसको स्टार करके बता दिया गया है कि ऐसा कोई शब्द नहीं मिल रहा है तो आप मान लें। आप तर्क लगाइए और इस क्वेश्चन को करिए। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक विशेषण की। क्या होता है प्रश्नवाचक विशेषण? जहां पर विशेषण पद से किसी प्रश्नवाचक भाव का बोध उत्पन्न होता है, वहां क्या होता है? प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त होता है। जैसे प्रयागराज में अगला एयर शो अब कब होगा? प्रयागराज में अगला एयर शो अब कब होगा? ये जो कब है, ये क्या है? प्रश्नवाचक विशेषण है। इस बार क्रिकेट विश्व कप का फाइनल इस बार क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच किन दो टीमों के मध्य खेला जाएगा? भारत ऑस्ट्रेलिया खेलेगी भारत ऑस्ट्रेलिया खेलेगी या कोई अन्य टीम खेलेगी? G20 की अगली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? G20 की अगली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ये सारे क्या है? प्रश्नवाचक विशेषण। अगला है संकेतवाची विशेषण। संकेतवाची विशेषण क्या है? जहां विशेषण पद के प्रयोग से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का सांकेतिक भाव प्राप्त होता है। जहां विशेषण पद के प्रयोग से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का सांकेतिक भाव प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? संकेतवाची विशेषण पद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। यही यही क्या है? ये संकेतवाची है। जैसे आप लोक सेवा आयोग वाले चौराहे पे खड़े हो जाइए और उंगली दिखा के यही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, यही इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अब ये रास्ता प्रयागराज संगम की तरफ जाता है। ये ये रास्ता यानी सांकेतिक भाव प्राप्त हो रहा है। वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी है। वो व्यक्ति संकेत है यहाँ। अब महत्वपूर्ण नोट देखिए, ध्यान रखिए। विशेषण की मूल अवस्था जो कि संस्कृत में होती है, विशेषण की मूल अवस्था किसमें होता है? संस्कृत में। इसमें क्रमशः तर और तम प्रत्यय लगाकर उसकी उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को तुलनात्मक रूप से प्राप्त किया जा सकता है या प्रयुक्त किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ की श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर हो जाएगा, श्रेष्ठतम हो जाएगा। उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम। ये क्या है? ये विशेषण है। ये विशेषण की मूल अवस्था है, ये उत्तरावस्था है, ये उत्तमावस्था है। निम्न है, निम्न से निम्नतर, निम्नतम। ठीक है। अब देखिए, हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हिंदी में विशेषणों की तुलना के लिए तर और तम प्रत्ययों का प्रयोग सामान्य तौर से या एक ही तरह से नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। जैसे हम अगर कहें सुंदरतर, वह महिला सुंदरतर है। ठीक है। तो हम सुंदरतर यूज नहीं करते हैं, हम इसके स्थान पे ज्यादातर सुंदर यूज करते हैं। और सुंदरतम के स्थान पर चाहे सर्वाधिक सुंदर कह दें या अत्यधिक सुंदर कह दें, ज्यादातर सर्वाधिक सुंदर यूज करते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी। साथियों, यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट वाला जो टॉपिक है, थ्योरी है, जो परिभाषा है, प्रकार है, यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट विशेष विशेषण है, विशेष विशेषण जो बार बार पूछे जाते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो प्री में हो या मेंस में हो, इनको हम सॉल्व करेंगे। और एक बात मैं और आप सभी से बताना चाहूंगा कि ये जो आपका यू आर ओ ए आर ओ 2023 का प्री एग्जाम है,
ये 4 फरवरी को होने जा रहा है, 4 फरवरी 2024 को। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। और ये एग्जाम हॉल वॉरियर चैनल है मेरा, EHW एग्जाम हॉल वॉरियर। आप इसका लोगो देख लीजिए, और ये फोटो लग गया है बस। एग्जाम हॉल वॉरियर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये चैनल आपके तैयारी में कुछ मददगार साबित हो सकता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से बताएं। ये पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लगना है, अभी नहीं कभी नहीं। और सारे मैटर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप पढ़ाई करिए, अपनी तैयारी करिए, तैयारी को धार दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।